मुझे बचपन से ही हर इल्म हासिल करने का शौक़ था कि डॉक्टर भी बनना है, पायलट भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है। इस तरीके से मैट्रिक की सब चाहते थे, अब्बू भी और वालदा भी, कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन बुज़ुर्ग लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ ज़्यादा पढूं। फिर थोड़ा सा गैप आ गया, मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू किया, जो कि हमारी फैमिली में अक्सर जहाज़ के सफ़र से भी बहुत डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल खौफ नहीं है, बल्कि अब वेदर में इतना देखने में वेदर नीचे खूबसूरत लगता है, और ये पायलट को पता होता है कि यहाँ हमारे साथ क्या बीत रही है। थोड़ा सा हेजिटेट किया, फिर मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया। मैंने कहा देखें, किसी के राइट की खातिर बात हो जाती, अपना ज़ाती बेनिफिट अब तक नहीं लिया। तो उस दौरान हमने कॉन्फ्रेंसेस की, और उस ज़माने में प्रेसिडेंट इसहाक खान साहब थे, उनसे हमने कहा कि या तो आप पॉलिसी चेंज करें ख़वातीन की, या ट्रेनिंग बंद करें। खुद ये कि पहले तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता था फ्लाइंग के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। चाहे कोई लड़े, जो मर्जी कह लें, वो मुझे मामूली बातें लगती। मैं तो ये कुछ बातें ही नहीं है, ये कोई बात है। मैं ये शर्त लगाने को तैयार हूं कि आप में से बहुत लोगों ने, बल्कि बहुत से लोगों ने शहनाज लगारी का नाम नहीं सुना है ना। शहनाज लगारी वॉज द फर्स्ट पायलट ऑफ पाकिस्तान मैनी ईयर्स अगो। उस वक्त तो ये शोबा ख़वातीन के लिए खुला ही नहीं था, लेकिन उन्हें शौक़ था और उन्होंने कहा कि मैं यही करना चाहती हूँ, और उन्होंने अपना पायलट लाइसेंस लिया। But she didn't go far in that. She didn't fly too many planes because those were difficult days 50 years ago or so. But after all, she is an icon and a pioneer of aviation for women. शहनाज लगारी। शहनाज, ये तो हमने बहुत सुना है कि मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक़, आर्किटेक्ट बनने का शौक़, इंजीनियर बनने का शौक़, लेकिन शायद ये मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि मुझे फ़्लाइंग का शौक़। ये आपको शौक़ कैसे हुआ? मुझे बचपन से ही हर इल्म हासिल करने का शौक़ था कि डॉक्टर भी बनना है, पायलट भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है। यानी कि चाहती थी कि बचपन में बच्चे जैसे खेलते हैं, तो मेरी यही खेल होती थी कि मैं आसमान को टच करूं। और दोपहर को जब सब सो जाते थे तो मैं पाँव ऊँचे करके, स्टिक हाथ में लेके, और बहुत कोशिश करती थी कि आसमान को छूने की। और अब भी मुझे शौक़ है कि सितारों से भी दूर, चांद से भी दूर, आसमान को पार करके देखूं, जो भी नेचर की चीज़ें वो देखूं। शायद इसी शौक़ की वजह से अल्लाह ने ये दिल की बात सुनी है, वरना हमारा माहौल ऐसा नहीं था कि वहाँ ऊंची आवाज़ में बोले और बाहर मुलाजिम सुन सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ पूरा हुआ है, और बहुत से लोगों के रास्ते खुले हैं जो कि पहले इस फील्ड में नहीं थे। अब काफ़ी लड़कियाँ आ रही हैं, जॉब भी उनको मिल रही हैं। तो मैंने इसको एज ए इल्म सीखा है, ना इसको अर्निंग के लिए सीखा है, ना इंजॉय के लिए। आपने बात की कि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था, बताइए थोड़ा सा। आप मुल्तान से हैं, तो घर का माहौल क्या था, कैसा? हमारा माहौल था कबाइली इलाके से, डेरा गाजी खान से तलक रखते हैं, लगारी फैमिली से। तो वालदा हमारी पठान फैमिली से तलक रखती हैं। तो उस माहौल में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, और बल्कि यहाँ तक कि ऊँची आवाज़ से भी नहीं बोलने दिया जाता कि बाहर मुलाजिम ना सुन लें। और मेरी वालदा को बहुत शौक़ था कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े। तो मेरी वालदा ने मुझे बहुत ही छुप छुपा के पढ़ाया, और जब मैं बन गई तो फिर सब बहुत ही खुश हुए। और शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में भाई पढ़ने जाते थे, तो मुझे परमिशन नहीं थी। तो वालदा ये चाहती थी कि ये, मुझे भी शौक़ था कि मैं भाइयों के साथ ही वहाँ पढूं। तो बहुत ही मुश्किल से इजाज़त मिली घर के साथ एक स्कूल में। तो वहाँ मिस ने किसी बच्चे को तख्ती मारने लगी, वो मुझे आके लगी, तो या आईब्रो के ऊपर आके। तो उसके बाद चांस बना कि मुझे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिला। यानी कि शुरू से मैंने हर काम में कोई ना कोई कुर्बानी दी है। तो बहुत ही मेहनत की है। इंग्लिश मीडियम के बाद फिर दोबारा उर्दू मीडियम स्कूल में ले आए। इस तरीके से मैट्रिक की सब चाहते थे, अब्बू भी और वालदा भी, कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन बुज़ुर्ग लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ ज़्यादा पढूं। फिर थोड़ा सा गैप आ गया, मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू किया। उस दौरान वालदा साहबा ने कहा कि एक अंधे हाफिज़ हैं, तो वो बच्ची को हिफ्ज़ करा देंगे। तो बुज़ुर्गों ने कहा कि वो अंधे हैं, ये तो नहीं है। तो लिहाजा वहाँ भी पाबंदी। जी जी, वहाँ भी पाबंदी। कुरान में ये लिखने का शौक़ था, वो मैंने कुछ सिपारे लिखे, लेकिन सही गाइड ना होने की वजह से मैंने ये देखा कि ये मैं सही नहीं कर रही। बहरहाल शौक़ बहुत था, वालदा की दुआएं, भाइयों की स्ट्रगल। तो उन्होंने FSC करा ली मुझे। FSC के बाद BSc में एडमिशन लिया। तो उसके बाद अचानक ये भाई की शादी थी कि फ़्लाइंग में जैसे आना हुआ जी। तो उनके ऊपर, बारात के ऊपर फ्लावर ड्रॉपिंग करानी थी। तो उस दौरान भाई ने पूछा कि क्या यहाँ लड़कियाँ भी फ़्लाइंग कर सकती हैं। उन्होंने कहा अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो
कंप्लीट कर लें तो फ्लाइंग ज़रूर कर सकती हैं। मैंने इस चीज़ को मजाक समझा कि ये मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल छोटी सिस्टर ने कहा कि ये रियल बात है तो आपको सीरियस होना चाहिए। उस दौरान शादी के बाद फिर उन्होंने ये किया कि फारिग हो गए हम लोग तो फ्लाइंग क्लब गए मुल्तान में, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए। अच्छा, टेस्ट किस किस्म के लिए मसलन? रिटर्न टेस्ट। अच्छा, रिटर्न टेस्ट के बाद फिर हमारा मेडिकल चेकअप हुआ। अच्छा, मेडिकल चेकअप के बाद एयर एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, वो क्या एयर मतलब? एक्सपीरियंस में होता है कि स्टूडेंट को वो जहाज़ में बिठा देते हैं, ट्रेनिंग एरिया में ले जाते हैं अच्छा, और वो ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये डरते तो नहीं हाँ, है, ठीक है, इनको ठीक। वॉमिट तो फील नहीं होती या घबराहट तो नहीं होती, और उस दौरान वो डायरेक्शन भी देते हैं। अब मेडिकल चेकअप मेरा क्लियर हो गया, पूरा मेडिकल। उसके बाद एयर एक्सपीरियंस था। एयर एक्सपीरियंस में हम ट्रेनिंग एरिया में गए, हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर साहब साथ थे। उन्होंने साथ साथ डायरेक्शन दी कि बेटा अब जहाज़ इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, यू हैव द कंट्रोल। मैंने 1 सेकंड के लिए उन्हें देखा तो मैंने कंट्रोल ले लिया और जिस तरह वो डायरेक्शन देते गए मैं वैसे करती गई, तो वो बहुत खुश हुए। ना उस वक्त डर फील हुआ, ना कोई वॉमिट, ना चक्कर, कुछ भी नहीं, बल्कि और तजस्सुस हुआ कि मैं मज़ीद फ्लाइंग करूं। इस तरह 3 दिन हमारा यार एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद रिटर्न टेस्ट हुआ, वो भी मैंने क्लियर कर लिए तो एडमिशन हो गया। तो हम और फिर उसके बाद जी। ज़ाहिर है चल। ये बताइए कि आपने जब फ्लाइंग शुरू की, आज जी। तो मैं आपको देख ही रही हूँ, उस वक्त भी आप पर्दे में थी इसी बल्कि तरह? मैं उस वक्त निकाब वाला बुर्का करती थी। यानी ये जो मुझे आपकी जी, आंखें जी। नजर आ रही हैं जो बहुत ये- खूबसूरत हैं, ये भी नजर नहीं आ रही। उस वक्त ये भी नजर नहीं आती। अब हमने इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए इतना तो करना होता इतना है, तो करना होता है। लेकिन जी हाँ। कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि ये कोई पर्दा है, ये तो पर्दा नहीं रहा, वो तो पर्दा तो पहले होते थे। हमने कहा देखना तो है ना हमने, जी हाँ, इसके बिल्कुल। बगैर तो हम नहीं फ्लाइंग कर सकते। तो मुझे बताइए, आज मैं आपसे सच्ची बात पूछती हूँ, जी जी चादर आपने ओढ़ी है जी। और इसने आपको पूरा ढका हुआ है, आपको चलने में, फिरने में, जहाज में चढ़ने में, बैठने में किसी किस्म की दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि यहाँ आपको ये फील हो रही है कि ये पूरी नज़ारा ली। जब हम इसको बेल्ट में बंद कर लेते हैं और रडर पे पाँव होते हैं तो उस वक्त हमें कोई फील नहीं होता। फ्लाइंग चीज़ ही ऐसी है कि उस वक्त हम अपने आप को टोटल भूल जाते हैं। हमारे हाथों में कंट्रोल होता है, पाँव में होता है, आँखों में होता है, ज़हन में होता है, कानों में होता है, यानी कि पूरी हमारी जितनी भी तवज्जो होती है फ्लाइंग पे होती है। तो ये मुझे कोई भी इसमें कभी दुश्वारी रुकावट नहीं पेश होती, कभी भी नहीं हुई। ये बताएं, आप पहली खातून हैं पर्दा ऑब्जर्वर इन द वर्ल्ड। पर्दा ऑब्जर्वर इन द वर्ल्ड जिसने फ्लाइंग की ये तरबियत हासिल की है। पहली दफ़ा जब आप जहाज़ के अंदर गईं और आपने उसको पकड़ा, थोड़ा सा उस तासुर के बारे में बताइए, क्या महसूस होता है जब पहली दफ़ा आपने उस जहाज़ को कंट्रोल किया? फर्स्ट टाइम जहाज़ में बैठी तो जब हमें ट्रेनिंग एरिया पे लेके गए तो जाते हमारे जब इंस्ट्रक्टर साहब ने कहा कि यू हैव द कंट्रोल, तो मैंने फौरी कंट्रोल ले लिया और मुझे कुछ फील भी ना हुआ। हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि जो कि हमारी फैमिली में अक्सर जहाज़ के सफ़र से भी बहुत डरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल खौफ नहीं हुआ। बल्कि अब वेदर में इतना देखने में वेदर नीचे खूबसूरत लगता है और ये पायलट को पता होता है कि यहाँ हमारे साथ क्या बीत रही है। उस वक्त हमें फुल कंट्रोल करना होता है, क्लाउड्स में भी करना होता है और फिर टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती है जहाज़ों में, इतनी ज़्यादा बम्पी एयर होती है, उसको हमने कंट्रोल करना होता है ताकि पैसेंजर को फील ना हो कि जहाज़ में क्या हो रहा है। तो मुझे उस वक्त भी डर नहीं लगता है। इवन कि एक दफ़ा रमज़ान शरीफ में हमारी ट्रायंगल क्रॉस कंट्री थी। जी, क्या मतलब, ज़रा उसका यानी बताइए। कि मुल्तान से हमने लाहौर, लाहौर से फैसलाबाद, फैसलाबाद तो बैक मुल्तान। अच्छा, तो जब हमने फैसलाबाद से टेक ऑफ किया, रोज़े में से थोड़ा टाइम रह गया था, तो उस वक्त जहाज़ में ना इंजन में फायर वार्निंग की इंस्ट्रक्शन आने लग गई। अच्छा, तो मैं उसमें भी नहीं घबराई। हालांकि हमारे दूसरे भी थे जो पैसेंजर्स भी थे, कुछ बहुत ज़्यादा घबराए, लेकिन मैंने कभी नहीं घबराई। सिर्फ इतनी अल्लाह से दुआ थी कि जाना तो वापस है लेकिन लैंडिंग जन्नत में होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ लैंडिंग की मुल्तान एयरपोर्ट पे आके। तो इसी तरह कई दफ़ा बर्ड हिट किए, वरना एक बर्ड हिट कर जाए तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। लेकिन एक दफ़ा सामने यहाँ से नाइट फ्लाइट थी तो उस वक्त बर्ड हिट कर गया, सेफ लैंडिंग की। फिर हमारा फ़्लाइट टेस्ट था नाइट का, इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट का। उस दौरान हमने अभी चनाब का ब्रिज नहीं क्रॉस किया था कि थंडर स्टॉर्म इतना अच्छा, ज़्यादा, जी जी, और वो जहाज़ भी ट्रेनिंग के आपको मालूम है बहुत ही लाइट से होते जी हाँ, हैं, डेंजरस होते हैं, मैनुअल कंट्रोल होते हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता।
तो वो भी बहुत ही अच्छी सेफ लैंडिंग हुई। यानी कि काफ़ी टाइम हमें जो है ना इम्तिहान में डाला गया और चैलेंज आया, लेकिन खौफ नहीं आता, क्योंकि शुरू से हमारे ट्रेनिंग के दौरान ये जहन में डाला जाता है कि आपने कूल माइंडेड रहना है, कोई खौफ नहीं करना। अगर कोई इमरजेंसी है, इवन के सब मुसाफिर जब उतर जाएं उसके बाद आपने जाना है। ये बताइए कि आप दुनिया में तो खैर जाहिर है अगर हैं तो अपने ख़ानदान में भी पहली खातून होंगी जी। जिसने इतना आगे बढ़ के इतना ये काम किया है। आप कह रही थी आपकी वालदा ने आपको बहुत सपोर्ट किया, जी, आपके जी। भाइयों ने आपके साथ स्ट्रगल की। तो ये बताइए कि जब आपने ये कामयाबी हासिल की तो वालदा के क्या तासुरात थे? वालदा मेरी बहुत खुश हुई, बल्कि जब मैं फ्लाइंग में नहीं थी तो कोई भी जहाज़ उड़ता हुआ जाता देखती थी तो वो दुआ मांगती थी कि पता नहीं किन माओं के बेटे यहाँ बैठे हुए हैं। और वो बाद में कहती थी मुझे नहीं पता था कि मेरी भी बेटी इस फील्ड में जाएगी। शुरू तो मुखालफतें अंदर से भी लेनी पड़ी, बाहर से भी लेनी पड़ी, क्योंकि हमारा माशरा कुछ ऐसा है कि जो घर से बाहर भी जाना तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है और फैमिली में भी सुनना पड़ता है बुज़ुर्गों की। तो जब मैं मुकम्मल तौर पे बन चुकी और अखबारात में पहला इंटरव्यू आया तो मुझे बहुत खौफ हुआ कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। बहरहाल जब उन्होंने इंटरव्यू पढ़े, देखा और काफ़ी रिस्पांस मिला पब्लिक की तरफ से, तो वही फैमिली वाले बहुत खुश हुए, बल्कि सबको दिखाते हैं कि ये हमारी बेटी है। और अब्बू तो इतने खुश हुए कि उस वक्त एक एयरलाइन के जहाज़ फॉर सेल थे ट्रेनिंग के 5 थे। मेरा ये भी इरादा था कि एक हम लेडीज़ फ्लाइंग क्लब बना लें, अपना स्ट्रिप अपनी वहीं डीजी खान अपनी ज़मीनों पे बना लेंगे। तो अब्बू एग्री हो गए कि वो भी लेके देने हैं और साथ स्ट्रिप भी बना के देनी है। फिर उसके बाद मैंने हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में एडमिशन लिया, तो शादी हो गई। अरे फिर सारा काम उधर रह गया। वहां तक जाने जी का आपका इरादा था? बिल्कुल, बल्कि पूरा लेडीज़ फ्लाइंग क्लब बनाने का था। अब्बू भी एग्री हो गए थे। बहुत से लोगों ने ये डरा दिया कि आप जहाज़ तो ले लेंगे, इनके लिए इंजीनियर रखने पड़ेंगे, एक तार खींच ली गई तो 1 लाख का खर्चा है, ये हो गई तो करोड़ों रुपया ऊपर लगाएंगे। तो मुझे अब्बू पे बहुत तरस आया। मैंने कहा नहीं रहने दे, इतना खर्चा नहीं करना मैं चाहिए। इतना उनको नहीं जाया कराती पैसा, तकलीफ नहीं दे सकती। या तो मुझे इंजीनियरिंग सीख लेनी चाहिए थी ताकि खुद सारा ही काम आप खुद कर खुद ही सकें, जो कि ज़रा मुश्किल हो जाए। ये बताइए कि आपकी शादी हुई, उनकी सपोर्ट कितनी हासिल है? मेरे हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड तो हैं डॉक्टर। अच्छा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बल्कि मैं अब ये चाहती हूँ कि मुझे वो टाइम चाहिए जब मैं आराम से घर में बैठती थी, खाती थी, सोती थी, बस कोई काम नहीं था। मुझे आप घर में बांध के बिठा दें। वो कहते हैं जब एक इंसान के अंदर इतनी सलाहियतें हों तो वो उनको क्यों मैं जंग लगाने दूँ। तो आप जितना कर सकती हैं करें। ये बताइए कि अब ये जो आपने लाइन ली है, इस सिलसिले में आगे ख़वातीन के लिए कितने मौक़े हैं? ट्रेनिंग के क्या मौक़े हैं, नौकरियों के क्या मौक़े हैं, ताकि अगर कोई और हमारी देखने वाली सुनने वाली ऐसे हों जो इस फील्ड में आना चाहें तो उनके लिए क्या राय है? ये कि जब मैंने ट्रेनिंग ली थी ना, तो उस दौरान जो ख़वातीन पहले कुछ बन चुकी थी तो जॉब नहीं मिलती थी, तो साफ लिखा था नॉट अप्लाई फॉर फीमेल्स, कि फ़ीमेल अप्लाई भी ना करें। ओह, ऐसे अगर कोई सिलेक्ट अपने सलाहियत पे हो भी जाती थी तो वो नहीं रखते थे एयरलाइन में। उसके बाद पाकिस्तान वीमन पायलट एसोसिएशन बनी और जिसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई एज ए चेयरपर्सन। तो मैंने थोड़ा सा हेजिटेट किया, फिर मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया। मैंने कहा देखें किसी के राइट की खातिर बात हो जाती, अपना ज़ाती बेनिफिट अब तक नहीं लिया। तो उस दौरान हमने कॉन्फ्रेंसेस की और उस ज़माने में प्रेसिडेंट इसहाक खान साहब थे, उनसे हमने कहा कि या तो आप पॉलिसी चेंज करें ख़वातीन की, या ट्रेनिंग बंद करें। कि एक लड़की घर से जब फ्लाइंग के तौर पे जाती है तो कोई वेदर की ख़राबी की वजह से क्रॉस कंट्री में 2 दिन भी लग सकते हैं, तो जब वो घर वापस आएगी तो उसके साथ क्या होगा, और उसके पेरेंट्स के पीछे ऊपर क्या। अगर लड़का घर से बाहर जाए कुछ नहीं होता। बहरहाल सब ने मुझे यह कि नहीं शनाज आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी, आपको पाकिस्तान से निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पॉलिसी कभी चेंज नहीं होगी। मैंने कहा देखें अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे, अपने राइट की एक बात कर रहे हैं। सब कहीं हमने बड़ी कोशिशें की हैं, कुछ नहीं हुआ। बहरहाल अल्लाह को मंजूर था, पॉलिसी चेंज तो ख़वातीन सेलेक्ट होने लग गई और माशाल्लाह अब काफ़ी लड़कियां एयरलाइन में जा रही हैं। लेकिन ये कि अपनी काबिलियत पे अपने टेस्ट दे के और बहुत बोल्ड हैं। आज तक कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट किसी ऐसा नहीं हुआ खुदा न खास्ता जिसकी कोई बात होगी। ये बताइए कि इसमें जब एक लड़की, कोई भी जवान लड़की पायलट बनना चाहती है तो उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उसके अंदर क्या सलाहियत, एक तो तजस्सुस की बात तो आपने की, लेकिन उसके अलावा क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए जिसकी वजह से वो समझे कि मैं एक अच्छी पायलट बन सकती हूँ? उसके अंदर एक तो कूल माइंडेड, बोल्ड होना चाहिए, और उसमें जो उनका है ना ग्राउंड कोर्स के लिए उनको मुकम्मल तौर पे क्लियर करना चाहिए।
जब मैंने किया था उस ज़माने में तो हमें बुक्स भी नहीं मिलती थी, जो कि हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी से बुक्स दिलवाई के एक बुक लेने के लिए उसके 14 वालीम होते थे, जो हमें कोई कनाडा से कोई अमेरिका से मंगाना पड़ता था, बहुत मुश्किल होता था। इसके लिए भी मैंने स्ट्रगल की, अब बुक्स भी मिल रही हैं। फिर 1 साल का लाइसेंस रिन्यूअल जो कि फ़ॉरेन में होता था सिर्फ मेडिकल चेकअप पे, लेकिन पाकिस्तान में हर 6 महीने बाद होता था, जिसका 20, 25, 30 हज़ार का खर्चा होता था, एक अनएम्प्लॉयड नहीं कर सकता था। उसके लिए भी हमने ये मुतालबा पूरा कराया कि ये भी पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 1 साल के बाद रिन्यूअल होता है CPL, ये भी फ़ायदा हो गया है, बुक्स भी मिल रहे हैं, बल्कि अब IR भी इंशाल्लाह 1 साल के बाद ही रिन्यूअल होगा, जो कि हर 6 महीने का सिस्टम होता था। यानी कि एक टेंशन जो थी वो ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई। ये बताइए कि इस वक्त आप का क्या शेड्यूल होता है जब आप फ्लाइंग पे जाती हैं, या फ्लाइंग के ऊपर आपका किस हवाले से? फ्लाइंग पे जब मैं जाती हूँ, मेरा सुबह से ही टाइम होता है कि नमाज़ पढ़ के तो नाश्ता वगैरह बना देना, बच्चों को भी करा देना, डॉक्टर साहब को भी, खुद भी, तो अपने टाइम पे जिस दिन फ्लाइंग होती है तो वक्त से पहले मैं पहुँच जाती हूँ। ये मेरा इसमें शुरू से, क्योंकि जब मेरी फ्लाइंग ही होती थी तो मैं ऐसे करती थी, टाइम से पहले फ़्लाइट होनी 8 बजे की, मैंने 6 बजे पहुँच जाना। और इसी तरह जब मैंने फ्लाइंग के दौरान थी, सबसे पहले ये बारी भी फिर मेरी आनी थी, हालांकि मैं उर्दू मीडियम थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने ग्राउंड कोर्स पास किए, और सोलो फ़्लाइट तकरीबन 8-9 घंटे बाद ली। फ़र्स्ट सोलो हालांकि काफ़ी टाइम लेते हैं, काफ़ी आवर्स हो जाते हैं, तो उस दौरान बस 8-9 घंटे तकरीबन ऐसे गुजरे होंगे कि फ़र्स्ट सोलो लिया, और बहुत अच्छी लैंडिंग हुई, बिल्कुल अकेला जहाज़ में लेके गई, और बहुत खुश हुए सब, और मेरे लिए वो बहुत ही खुशी का लम्हा था। और मैंने जब लैंडिंग की तो उसके बाद वहीं रन पे भी जहाज़ रोक के अल्लाह का सजदा अदा किया, शुक्राना अदा किया। ये बताएं कि आपके साथ तो मर्द हजरात भी ज़ाहिर है, जी, कोलीग्स भी हैं आपके, काम भी करते हैं, उनका आपके साथ एक तो ये कि रवैया क्या होता है, अगर होता है अच्छा तो होता ही होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा होता है। और फिर आपके पर्दे के साथ क्या रवैया होता है? बहुत ही अच्छा पर्दा होता है, बल्कि जब भी मैं शुरू तो जब मैंने वो जाती थी तो कुछ लोग अजीब फील करते थे कि ये कैसे आ गई, कि जब मैंने सीख लिया, अल्लाह ताला ने मनवा लिया, तो वो अब बहुत इज़्ज़त करते हैं, कि बड़े बुज़ुर्ग भी हों तो वो खड़े होकर इज़्ज़त करते हैं। लेकिन मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कि मैं तो छोटी सी इनकी स्टूडेंट हूँ और ये ऐसा क्यों करते हैं। यानी कि मैंने पर्दे में बहुत रिस्पॉन्स देखा है, और कोई इसमें मुश्किल भी नहीं है, अपने आप को सेफ समझा है। आपको ज़ाहिर है बहुत सारे, मुझे पता है अखबार नवीसों ने भी और मुख्तलिफ मीडिया के लोगों ने भी आपसे इंटरव्यू भी लिए, आपसे बातें भी की। जी जी। और मेरे ख्याल में फ़्लाइंग के हवाले से शायद ज़रा ज़्यादा जी, आपका पर्दे में फ्लाई करना, वो शायद मेरे ख्याल में एक नई चीज़ है लोगों के लिए। तो अगर सवालात कोई पूछे जाते थे तो क्या पूछे जाते थे आपसे? सवाल ये कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको कैसे आने दिया गया, बहुत हैरानी की बात है। शहनाज लगारी खुद कैसी है, क्या चाहती है, और ख़ुद उसकी तबीयत कैसी है? खुद ये कि पहले तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता था फ्लाइंग के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। चाहे कोई लड़ जो मर्जी कह लें, वो मुझे मामूली बातें लगती, मैं तो ये कुछ बातें ही नहीं है, ये कोई बात है क्योंकि फ्लाइंग ऐसे ही हम वो प्रोसेस से गुजर के आते हैं ना, डेंजरस से, कि हमें वो ज़्यादा लगता है, और ये बातें किसी की सुन के नहीं लगता, बिल्कुल कूल माइंड रहती हैं, जो मर्जी कोई कहता रहे और मैं शुरू से ही सख्त जंग लड़ती हूँ। अब जैसे फ्लाइंग के दौरान था या तालीम के दौरान, जैसे कोई बातें करता, कभी किसी का माइंड नहीं किया, ना ही किसी को जवाब दिया, और खामोशी से अपना काम जारी रखा है, और अल्लाह ने कामयाब की है। इसके बाद आगे? इसके बाद हमारा ये था कि फ़्लाइंग के बाद जो है ना, ट्रेनिंग फ़्लाइंग शुरू की, स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए, और जो भी ख़वातीन ट्रेनिंग लेने, बल्कि घर में भी आके वो अगर स्टडी का कहती थी तो मैं उनको स्टडी करा देती हूँ, ताकि, और ना कभी उनसे फ़ीस मैंने कभी नहीं ली, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मैंने ये सोचा कि मैंने इसको नहीं बेचना। उसके अलावा बचपन से ही मेरा खिदमत खल्क़ का भी प्रोग्राम था, यानी कि क्लास में मैंने कोई ऐसी लड़कियाँ देखनी जिनके पास बुक्स नहीं है तो उनको ऐसे गिफ्ट दे देना, किसी की भी हेल्प करनी, जितना भी थोड़ा बहुत तौफीक हो सकता है तो उसको एज ए गिफ्ट करके देना। तो घर में ये कहते थे कि मैं बुक्स गुम करके आती हूँ, हालांकि मैं गुम नहीं करती थी, लोगों को या बच्चियों को या बच्चों को दे देती थी, ऐसे दे देती थी। और मुझे मुलाजमों पे भी बहुत ही ज़्यादा तरस आता था कि ये बेचारे क्यों घर का काम करते हैं, और वैसे हमारे माहौल में मुलाजमों के साथ फ़र्क नहीं रखा जाता था, घर के फ़र्द की तरह इकट्ठा उनको देना, सब कुछ रखना होता था। और शुरू से ही जिसने जो मांगना
बुजुर्गों की आदत थी कि वो कहते थे खुद ही उठा लो जितना ले जाना है, शायद वही रीज़न था। तो अब तक यही आदत है जितना हो सकता है कि एक हाथ दो दूसरे हाथ पता न चले। अब भी मैंने एक खुद ही एक बिल्डिंग बनाई है जिसको मैंने कि एक फ्री स्कूल के लिए वक्फ कर दिया है, जिसमें यतीम और मुस्तहकीन बच्चों का एडमिशन फ्री है। बुक्स मैं उनको खुद देती हूँ अपनी मदद आपके तहत, किसी से कुछ नहीं। और उसके अलावा उनको यूनिफॉर्म भी फ्री देती हूँ। और पहला पीरियड नाज़रा कुरान पाक का होता है। तफसीरुल कुरान का भी मेरा है मिशन, क्योंकि उसमें पूरी साइंस है। हम कुरान पाक ऐसे तो पढ़ लेते लेकिन समझते नहीं कि उसमें क्या है। पहले जब हम फ्लाइंग करते थे तो नेविगेशन वगैरह करनी, ग्लोब देखने, तो मैंने हैरान होना कि ये पता नहीं साइंटिस्ट ने कैसे किया होगा। और जब मैंने तफसीर की स्टडी की है और मैंने गौर से देखा है, ये तो अल्लाह ताला ने दी हुई ये चीज़ें। सिर्फ ये है कि इंसान को ये कहा गया कि अक्ल लड़ाएं। अगर हम अक्ल लड़ाएं तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बनाई दी सारी हुई बातें जो हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं। बिल्कुल। एक साइंटिस्ट ने 1600 डिस्कवरियाँ की तो उसको वाह वाह की गई। वो कहते हैं नहीं, डिस्कवर करने वाला खुदा की ज़ात है, मैंने तो सिर्फ इसमें जहन लड़ाया है। सही बात। ये बताइए शहनाज कि डॉक्टर साहब को कभी जहाज़ की सैर कराई? हाँ जी, उनको भी कराई हुई है। खुद कराई है? जहाज़ जी खुद बिल्कुल, चलाया? सोलो फ्लाइट पे कराया है। अब वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जी। बताइए क्या कहा उन्होंने? मेरे साथ खामोश रहे, बैठे रहे। कहते मुझे गिराना नहीं है। बच्चों में कोई किसी किस्म का शौक है? मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है उनको, लेकिन मैंने उनको अपनी मर्ज़ी पे छोड़ा हुआ कि वो जिस तरह मर्ज़ी बनना चाहें, ज़बरदस्ती नहीं है। बल्कि अक्सर जब मैं ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स को जाते थे तो मैं बच्चे भी साथ ले जाती, तो स्टॉलिंग के दौरान वो नहीं डरते थे। मैं समझती थी डर जाएंगे लेकिन वो नहीं डरते थे। स्टॉलिंग में नहीं डरते ये थे। बताइए कि काफ़ी साल आपकी इस स्ट्रगल में हुए और अब आप एक मकाम पे पहुंची हैं। आज की जो शहनाज लगारी है माशाल्लाह, उसमें और वो जो लड़की जब ख्वाब देखती थी में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? बहुत फ़र्क है, क्योंकि उस ज़माने में ज़रा कुछ डरपोक थी। यानी कि माशरे से बात ना कर सकती थी, बिल्कुल खामोश रहना। तो मुझे नहीं पता था किसी के साथ बात कैसे, सिर्फ पढ़ाई तक का पता होता था, क्लासरूम में जाना है या घर से बाहर आना है। लेकिन घर से बाहर जब फील्ड में कदम रखा है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है।